Hello everyone and welcome back once again in the session of partnership accounting. Look, we are doing the admission of a partner and the next topic which we will be covering under the admission of a partner is revaluation account, accumulated profits and reserves. हम लोग साझेदार का प्रवेश कर रहे हैं। इस चैप्टर में हमने जितना कवर कर लिया है गुडविल तक का, उसके बाद हमारे पास जो आगे एक टॉपिक है वो है किस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट और किस तरह से एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स को ट्रीट किया जाता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसे पुनर्मूल्यांकन खाता भी बोला जाता है। देखो, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले चैप्टर में इन डिटेल किया हुआ है। तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं इसका नया सीखना है, वही सेम एज इट इज रूल्स चलेंगे जो हमने उस वक्त पढ़े थे। अगर आपने ध्यान दिया हो तो उस वक्त मैं जो वर्डिंग यूज किया करती थी वो ये करती थी कि ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट देना है। तो बस यही एक छोटा सा चेंज आपके लिए यहाँ पर है कि डिवाइड दी प्रॉफिट और दी लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इन दी ओल्ड रेशो अमंग ओल्ड पार्टनर्स। पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में पुनर्मूल्यांकन खाते में से जो भी हमें ज्ञात होगा, चाहे वो लाभ हो चाहे वो हानि हो, इन्हें बांट दिया जाएगा। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है ये मैं ऑलरेडी सारा आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अब देखते हैं हमारे पास जो सेकंड कंसेप्ट यहाँ बताया जा रहा है वो क्या है। सेकंड कंसेप्ट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस और रिजर्व्स से रिलेटेड, यानी कि संचित लाभ हानियों या संचयों से रिलेटेड। इसमें भी सेम बिल्कुल वही कंसेप्ट है, पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में बांट दिए जाते हैं, यानी कि दीज आर ऑल्सो डिवाइडेड अमंग दी ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। कुछ भी चेंज नहीं है। जिस तरह से मैंने आपको इन डिटेल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व समझाया था, जिस तरह से मैंने आपको इन डिटेल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड समझाया था या रिजर्व समझाया था, बिल्कुल सारा का सारा एज इट इज वैसे का वैसा ही है। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले की वो वीडियोस देखी हैं, समझी हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप बहुत ही आसानी से ये कंसेप्ट्स क्लियर कर चुके हो और इनको अब एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। इसीलिए आपको बोला जाता था कि वो चैप्टर्स बेस हैं। अगर आपका वो बेस क्लियर है तो अब आपको इन चैप्टर्स में, आगे आने वाले चैप्टर्स में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो, मैंने आज की वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स के आधार पर किस तरह से एक फुल फ्लेज क्वेश्चन किया जाता है एडमिशन ऑफ पार्टनर का, मैंने इसे कवर किया है। अभी गुडविल में मैंने एक छोटा सा कंसेप्ट अभी छोड़ा है जिसे मैं ये टॉपिक्स करवाने के बाद कवर करूंगी, विच इज हिडन गुडविल। मैं हिंट दे देना चाहूंगी। तो हिडन गुडविल के कंसेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगी। अभी फिलहाल के लिए मैंने इन दोनों टॉपिक्स के आधार पर 2 फुल फ्लेज क्वेश्चंस को कवर किया है जो मैं इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। सो हम रीड आउट करेंगे क्वेश्चन। देखिए, जो क्वेश्चन मैंने लिया है वो है विमल एंड निर्मल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। 2 पार्टनर्स आपको दिए हुए हैं और उनकी ओल्ड रेशो भी आपको बता रखी है। आपको बिजनेस की पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट, पोजीशनल स्टेटमेंट क्या बता रखी है। क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, दोनों के कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस दे रखे हैं और ध्यान से देखो आपको क्या दिया हुआ है। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है 20,000 का। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, आपको कैश दे रखा है एसेट साइड पर, डेटर्स दे रखे हैं, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको गुडविल दी हुई है। और हमने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में कवर किया है, अगर गुडविल बुक्स में अपीयर करती हो तो उस गुडविल को पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट दिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है। 1 अप्रैल 2018 को कैलाश एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। पहली टर्म और कंडीशन क्या है? He will introduce rupees 40,000 as his capital
एंड पे 20,000 टू द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब वो क्या क्या लेकर आया है, वो कैपिटल लेकर आया है, 40,000 की पूंजी लेकर आया है और 20,000 अपना प्रीमियम के तौर पर यानी कि गुडविल के हिस्से के तौर पर लेकर आया है, ख्याति के हिस्से के तौर पर लेकर आया है। आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है विमल, निर्मल और कैलाश की। ये नाम चेक करना बहुत जरूरी है, हो सकता है कि नाम आपको इधर उधर दिए हों तो ये फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे, तो इसलिए ये नाम जरूर चेक करने हैं। वैसे तो नॉर्मली सही ही दिए हुए होते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी हुई है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दी हुई है। अब फ्रैक्शन नए पार्टनर का आपको ऐसे अलग से नहीं दिया हुआ, लेकिन आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आधार पर नए पार्टनर का फ्रैक्शन भी खुद देख सकते हो। ठीक है, वैसे हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी गुडविल का शेयर दिया हुआ है, उसके कैपिटल का हिस्सा भी दिया ही हुआ है। हमें सिर्फ ओल्ड और न्यू रेशो के आधार पर सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो थर्ड पॉइंट क्या है। थर्ड पॉइंट रीवैल्यूएशन से रिलेटेड है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग प्लांट एंड मशीनरी टू 35,000। प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस को कम करना है, स्टॉक को भी 10% कम करना है। 1,000 की हमने प्रोविजन बनानी है बैड और डाउटफुल डेट्स की। अब देखो आपको क्या बता रखा है, पास जर्नल एंट्रीज फॉर दी अबव अरेंजमेंट्स एंड गिव दी बैलेंस शीट ऑफ दी न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। आपने सिर्फ प्रविष्टियां पास करनी है, कोई अकाउंट नहीं बनाने हैं और नई वाली बैलेंस शीट बनानी है। ऑल्सो स्पेसिफाई दी सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो भी आपने बतानी है। मैं आपको कहूंगी कि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से जैसे मैंने समझाया है। ये आंसर जरूर नोट कर लीजिए सो दैट वी कैन चेक कि हमारे आंसर सही हैं या नहीं। देखिए विमल और निर्मल ये दो पार्टनर्स थे, ये ओल्ड रेशो थी उनकी। विमल, निर्मल और कैलाश 3 पार्टनर्स हो गए, कैलाश नया पार्टनर आ गया। न्यू रेशो 2:1:1 आपको दे दी। तो सैक्रिफाइस या गेन कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कई बार पुराने पार्टनर का भी गेन निकल आता होता है, तो इसलिए बेटर है कि हम यहाँ पर सैक्रिफाइस या गेन दोनों लिख दें और फिर कैलकुलेशन के आधार पर पता लगाएं कि सैक्रिफाइस निकलेगा या गेन निकलेगा। देखो दोनों के आंसर्स जब हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर पॉजिटिव में ही आ रहे हैं। और मैंने फॉर्मूला क्या यूज किया हुआ है, देखो ओल्ड शेयर पहले लिखा हुआ है, न्यू शेयर बाद में लिखा हुआ है, तो मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला यूज किया है। इसका मतलब मेरी सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आ गई, 2:3। देखो ओल्ड कितनी थी, 3:2, लेकिन सैक्रिफाइस कितना निकला है, 2:3। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। हमें जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कहा गया है। तो देखो 1 अप्रैल 2018 जैसा मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, मैंने कैलाश के हिस्से की कैपिटल और कैलाश के हिस्से का जो प्रीमियम फॉर गुडविल था, इन दोनों को कैश की फॉर्म में रिसीव करने की जर्नल एंट्री पास कर दी। तो कैपिटल थी 40,000 और प्रीमियम गुडविल का कितना था, 20,000। तो दोनों को ऐड कर मैंने कैश में 60,000 लिख दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये एंट्री समझ में आ गई। अब देखो, अब हमने इतने क्वेश्चंस तो कर लिए हैं कि हमें समझ में आ जाए कि इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हमने पुराने पार्टनर्स की या यूं कहेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटना होता है। तो ये देखो नेक्स्ट जर्नल एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विमल्स कैपिटल टू निर्मल्स कैपिटल। और देखो दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशो में मैंने ये एंट्री एडजस्ट कर दी है, मैंने ये अमाउंट एडजस्ट कर दी है, तो 2:3। ठीक है, अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा गया है। मैं आपको कहूंगी आप खुद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर देखिए, ताकि आप ये क्रॉस चेक कर सको कि जो मैंने यहाँ जर्नल एंट्री पास की है वो करेक्ट है या वो किस तरह से मैंने ये जर्नल एंट्री बनाई है। देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड पर आती हैं वो चीजें जिनकी वजह से
हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही हो, मतलब व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन दी एसेट्स, एसेट की वैल्यू में जब भी गिरावट होगी तो हम उसे रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर नोट करेंगे। तो तीनों ही चीजें मेरी एसेट की वैल्यू को कम कर रही थी, तो तीनों ही मेरी रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आ गई। तो मैंने जितनी मशीनरी डिक्रीज हुई वो मशीनरी के आगे लिख दिया, जितना स्टॉक रिड्यूस हुआ वो स्टॉक के आगे लिख दिया, जितने से मैंने डाउटफुल डेट्स की प्रोविजन बनाई, मतलब मेरे डेटर्स की वैल्यू कम हो गई, मैंने वो भी डेटर्स की प्रोविजन के आगे लिख दिया। तीनों का टोटल 20,000 मेरा रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर आ गया। अब देखो और कोई आइटम नहीं है हमारे थर्ड पॉइंट में, हमें और कुछ नहीं गिवन था रीवैल्यूएशन से रिलेटेड। इसका मतलब दिमाग में सोचकर देखो, अगर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड पर ही तीन चीजें हैं, तो बैलेंसिंग फिगर कौन सी साइड पर निकलेगी? क्रेडिट वाली साइड पर निकलेगी ना। तो अगर क्रेडिट वाली साइड पर निकलेगी तो क्रेडिट साइड पर हमारा क्या निकलता होता है? लॉस। तो अब हम इस लॉस को डिवाइड करेंगे, विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, निर्मल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब याद क्या रखना है, अभी मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया है कि ये पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में बांट दिया जाता है। तो ये दो पुराने पार्टनर्स हैं और उनकी पुरानी रेशो कितनी थी? 3:2। तो 3:2 में इस 20,000 को यानी कि रीवैल्यूएशन के लॉस को बांट दिया गया है। बिल्कुल इसी तरीके से देखिए, अब मैं वो दो चीजें ट्रीट कर रही हूं जो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही थी। बैलेंस शीट में एक तो गुडविल अपीयर कर रही थी, एक बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर मुझे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस दिख रहा था। तो मैंने क्या किया, देखो आपको पहले भी ये एंट्री समझाई हुई है। वैसे गुडविल एसेट साइड में जब अपीयर होती है तो उसका डेबिट बैलेंस होता है। जब हमने उसे राइट ऑफ करना है तो उसे क्या कर देना है? उल्टा क्रेडिट कर देना है। तो गुडविल क्रेडिट हो रही है, तो इसका मतलब उसकी ऑपोजिट में डेबिट क्या होंगे? पुराने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स डेबिट हो जाएंगे और पुरानी रेशो में हमने इस गुडविल को बांट देना है। बिल्कुल इसी तरीके से हमने लायबिलिटीज साइड पर शो होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रीट करना है। लायबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है, अब हमने उसे खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और इसे पार्टनर्स की पुरानी रेशो में, मतलब पुराने पार्टनर्स की पुरानी रेशो में इसे बांट दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारी की सारी ये जर्नल एंट्रीज जो आपको समझाई गई हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। ये सारी जर्नल एंट्रीज 1 अप्रैल को ही होने वाली हैं, इसलिए मैंने डेट कॉलम में 1 अप्रैल ही लिखा हुआ है। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले मैं लायबिलिटीज साइड कहूंगी आपको देखने के लिए। देखो क्रेडिटर्स थे हमारे पास 20,000 के, क्रेडिटर से रिलेटेड हमने कुछ नहीं किया था, तो क्रेडिटर एज इट इज हमारे पास 20,000 के आ जाएंगे। कैपिटल अकाउंट्स मैं कहूंगी फिर से आपको, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको कहा था कि बनाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल उसी तरीके से कहूंगी कि भाई कैपिटल अकाउंट को भी आप बनाकर देखिए। फिर आपको पता चलेगा कि विमल, निर्मल और कैलाश, इनके जो बैलेंसेस हैं वो कुछ इस प्रकार से आएंगे। किस तरह से आएंगे मैं थोड़ा सा छोटा सा हिंट आपको जरूर बता देना चाहूंगी। ये देखिए मैंने ना रफ में ये इस तरह से एक प्रिपेयर किया था पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, विमल, निर्मल एंड कैलाश। विमल, निर्मल एंड कैलाश, ये सारी डेबिट साइड है और ये सारी की सारी क्रेडिट साइड है। देखिए बैलेंस जो हमें गिवन था विमल और निर्मल का था, तो मैंने विमल और निर्मल का बैलेंस लिख लिया 60,000 एंड 32,000 और कैलाश का मैंने ब्लैंक छोड़ दिया क्योंकि कैलाश तो उस वक्त था ही नहीं। फिर देखिए कैश आया, कैश किस फॉर्म में आया? कैश में कैलाश की कैपिटल आई और प्रीमियम फॉर गुडविल आया, लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल तो आगे फर्दर पार्टनर्स में बटा। तो जिस एंट्री की जिस तरह से पोस्टिंग थी मैंने बस उस एंट्री की उस तरह से पोस्टिंग कर दी है। तो बाय कैश लिखा और कैलाश में कैलाश की कैपिटल आ गई। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री जब प्रीमियम वाली को मैंने पोस्ट किया तो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट
विमल में विमल का शेयर सैक्रिफाइसिंग रेशो के हिसाब से जो हमने डिवाइड किया था, और निर्मल में निर्मल का शेयर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं रीवैल्यूएशन लॉस को ट्रांसफर करने वाली बात कहूं तो रीवैल्यूएशन लॉस डेबिट साइड पर उतरेगा, क्रॉस उतरता है ना, अगर वो इधर क्रेडिट साइड पर निकला है तो क्रॉस यानी कि डेबिट में उतर जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप जर्नल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ सकते हो कि पोस्टिंग यहां होगी। फिर उसके बाद देखो, दो मैंने लास्ट में ऐसी जर्नल एंट्रीज की थी जिसमें एक में मैंने गुडविल को डिवाइड किया था और एक में मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिवीजन कर रही थी। तो मैंने उन्हीं दोनों एंट्रीज को यहाँ पर पोस्ट कर दिया है। पोस्ट करने के बाद जब हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारे पास विमल का 62,000, निर्मल का 40,000 और कैलाश का भी 40,000 बैलेंस कैरिड डाउन निकल आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एसेट साइड पर क्या क्या अपीयर होगा बैलेंस शीट में। देखिए, एसेट साइड पर एक तो सबसे पहले था कैश। कैश का बैलेंस हमारे पास 14,000 था और 60,000 कैश डेबिट हुआ था जब कैलाश अपने हिस्से की कैपिटल और प्रीमियम दोनों लेकर आया था। तो 40 + 20 60 हुआ था ना, तो 14,000 पुराने बैलेंस में जब हम 60,000 ऐड कर देंगे तो हमारे पास नया कैश का बैलेंस आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से डेटर्स पर प्रोविजन बनी थी डाउटफुल डेट्स की, तो वो प्रोविजन मैंने माइनस कर दी क्योंकि वो मेरे डेटर्स के बैलेंस को रिड्यूस कर रही थी। इसी तरह से प्लांट एंड मशीनरी की हमें रीवैल्यूएशन के हिसाब से नई वैल्यू दी हुई थी और स्टॉक पर भी 10% हमने रिडक्शन की थी, तो वो भी हम माइनस कर देंगे। और इस तरह से हमारी बैलेंस शीट का टोटल बराबर आ जाएगा, जो हम पहले से कहते आ रहे हैं कि लाइबिलिटीज का टोटल, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे वो इंटरनल लाइबिलिटीज हो, जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी +1 में समझा है, तो उस हिसाब से लाइबिलिटीज का टोटल एसेट्स के टोटल के हमेशा बराबर आना चाहिए। अब देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है। X and Y आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ ₹4 लाख एंड 3,50,000। आपको दो पार्टनर्स और उनकी कैपिटल बता रखी है, उनमें कितना प्रॉफिट शेयरिंग होता है ये भी बता रखा है 3:2। 1 अप्रैल 2017 को उन्होंने Z को एडमिट किया है 1/5 शेयर से। Z का शेयर आपको बता रखा है। ऑन दिस डेट क्रेडिटर्स जो थे वो थे 3,20,000। जनरल रिजर्व जो था वो था 1,80,000। आपको एसेट्स बता रखे हैं अपार्ट फ्रॉम कैश। ये लाइन जरूर ध्यान में रखिएगा। कैश के अलावा और जितने भी एसेट्स हैं आपको वो सारे बता रखे हैं, चाहे वो डेटर है, स्टॉक है, पेटेंट्स हैं और बिल्डिंग है। अब देखो क्या लिखा हुआ है। Z अपने हिस्से की कैपिटल 3 लाख लेकर आता है एंड टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में गुडविल भी लेकर आया, मतलब गुडविल भी अपनी कैश में लेकर आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि उसकी गुडविल का शेयर है कितना। हमें उसका फ्रैक्शन पता है 1/5 है। तो देखते हैं कि हमें कहीं गुडविल की कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है कि नहीं। बिल्कुल दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट में ही दे रखा है हमें कि गुडविल फर्म की जो वैल्यू की गई है वो है 5 लाख। तो 5 लाख का 1/5 तभी कर लो दिमाग में, कितना आ जाएगा उसका गुडविल का शेयर, 1 लाख। अब देखो स्टॉक को वैल्यू किया गया है 2,94,000। स्टॉक पहले था कितना, 3 लाख का। इसका मतलब स्टॉक क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसे रिवैल्यूएशन की कौन सी साइड पर लिखेंगे, डेबिट साइड पर लिखेंगे। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में समझा है, व्हेनेवर देयर इज अ डिक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ अ एसेट, जब भी संपत्ति की मूल्य में गिरावट होगी तो गिरावट को डेबिट साइड पर शो किया जाएगा। पेटेंट्स वैल्यू लेस हो गए, पेटेंट्स भी एसेट्स में ही थे हमारे, अगर उनकी कीमत ही नहीं रही कोई तो वो भी रिड्यूस हो गए, वो भी डेबिट साइड पर आएंगे। अब देखो, देयर वॉज अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस अमाउंटिंग टू ₹20,000। द क्लेम हैज नाउ बीन एक्सेप्टेड। हमारे ऊपर दावा आ गया कि 20,000 रुपए
डैमेजेस के तौर पर कोई भी डैमेजेस हुए हैं उनके अगेंस्ट हमारे ऊपर दावा आ गया कि पे करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा दायित्व है, हमें पे करना पड़ेगा। दिस इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। मैं फिर से कहूंगी कि जब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा था, हमने ये बहुत अच्छे तरीके से समझा था कि अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को ये हमारा नुकसान है और नुकसानों को हम रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड पर शो करते हैं। तो देखो ये भी डेबिट साइड, ये भी डेबिट साइड और ये भी डेबिट साइड। फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह ही तीनों आइटम्स डेबिट साइड पर आने वाली आइटम्स ही बन रही हैं। तो अपने आप दिमाग चला लो कि अगर तीनों चीजें डेबिट साइड पर हैं तो बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पर फिर से लॉस ही इस बार भी निकलेगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में अब थोड़ा सा अलग है। इस बार आपको जर्नल एंट्री नहीं कहा गया, आपको इस बार रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म, मतलब मुद्दे की बात कि जब नया पार्टनर भी एंटर कर लिया गया है तो उसके बाद की नई बैलेंस शीट आपको बनाने के लिए कहा गया है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, आपको कैश नहीं दे रखा है, नई बैलेंस शीट में आपने कैश शो करना है क्योंकि जेड कैश लेकर आया है, तो आपको कैश कितना था पहले वो पता होना चाहिए ना। अब वो पता लगाने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, सबसे पहले बिफोर द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कितना कैश था वो पता लगाने के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से बैलेंस शीट बिफोर एडमिशन, इसे मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी बोला जाता होता है। तो आप बैलेंस शीट बनाओगे, देखो आपको क्रेडिटर्स और जनरल रिजर्व दिए हुए थे और अगर आपने ध्यान दिया हो तो आपको पुराने पार्टनर्स की कैपिटल भी पहली लाइन में ही दी हुई थी और साथ में उनकी रेशो भी आपको बता रखी थी, तो आप वो भी लिख लोगे। डेटर्स, स्टॉक, पेटेंट्स और बिल्डिंग, ये 4 एसेट्स आपको दे रखी थी जहां पर वो लाइन लिखी थी अपार्ट फ्रॉम कैश एसेट्स ये हैं। कैश जब आप डेबिट साइड लायबिलिटीज साइड में से एसेट्स रिमेनिंग माइनस करोगे तो कैश आपका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। तो कुछ इस तरह से आप एक बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लोगे बिफोर दी एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। अब आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो मैं ऑलरेडी आपको ओरली सारा समझा चुकी हूं कि तीनों आइटम्स, चाहे वो पेटेंट की रिडक्शन हो, चाहे वो स्टॉक का डिक्रीज होना हो, चाहे वो एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी जो क्लेम फॉर डैमेजेस आया है वो हो, तीनों की तीनों आइटम्स डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएंगी और क्रेडिट साइड पर इसलिए लॉस बैलेंसिंग फिगर निकलेगा जो कि पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशो में, फिर से अब मैंने लिखा नहीं है लेकिन आपको ये सारा समझाया जा चुका है, इसलिए एक्स और वाई में ये पुरानी रेशो में बट जाएगा और इस तरह से हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बन जाएगा। अब देखिए, अब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। जैसे लेजर की बैलेंसिंग, जैसे लेजर के लिए लाइन अप करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से लाइन अप कर लेंगे। पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड एक डेबिट साइड के लिए हो गया और दूसरा पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड क्रेडिट साइड के लिए हो गया। बैलेंस बीडी हमें एक्स और वाई के दिए हुए हैं, हम बैलेंस उतार लेंगे। कैश में जेड की जितनी कैपिटल आई है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलाश के लिए किया था, बिल्कुल उसी तरीके से ही है। देखो कैश जो जेड कैपिटल लेकर आया है वो जेड के कॉलम में आ जाएगा। बिल्कुल उसी तरीके से प्रीमियम फॉर गुडविल जो एक्स और वाई में कौन सी रेशो में बटेगा, अब सोचकर बताओ। ये बटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। अब देखो बहुत ही ध्यान से, मैंने आपको लास्ट कुछ वीडियोस में ये समझाया है कि जब नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया हुआ हो और कुछ ना दिया हुआ हो तो जो पुरानी रेशो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशो होती है, ये आपको बताया गया है। तो इस बार क्वेश्चन में Z का शेयर हमें फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन था, उसके अलावा और कुछ नहीं गिवन था, तो इसलिए हमारी पुरानी रेशो ही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशो के बराबर बननी थी और मैंने इसलिए उस पर्टिकुलर रेशो में ही इस प्रीमियम फॉर गुडविल को बांट दिया है। बिल्कुल इसी तरीके से देखो रिवैल्यूएशन का लॉस है,
वो तो ओल्ड रेशो में ही बटना था, हम ऑलरेडी अभी अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने बांटा है, तो मैंने एज इट इज जो एक्स के शेयर में आना था, जो एक्स का हिस्सा था वो एक्स में लिख दिया, जो वाई का हिस्सा था वो वाई में लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से देखो, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा हो तो आपको जनरल रिजर्व दिया हुआ है, आपने मेमोरेंडम बैलेंस शीट भी जो बनाई है उसमें जनरल रिजर्व आपने लिखा है। उस जनरल रिजर्व को हमने पुरानी रेशो में बांट दिया है। पुराने पार्टनर्स सिर्फ एक्स और वाई थे, तो एक्स और वाई में ये बंट गया। बंटने के बाद ये देखो बैलेंस सीधी निकल आएंगे। एक्स का जब मैंने इधर वाली साइड क्रेडिट वाली साइड टोटल की और 60,000 माइनस किया तो 5,08,000 डेबिट में बैलेंस निकल रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से y का किया और इसी तरीके से z का किया, तो ये हमारे पास बैलेंस सीधी निकल रहे हैं। ये निकल रहे हैं डेबिट में, लेकिन आपने लेजर्स में लेजर अकाउंट बनाते वक्त सीखा है कि बीडी जहां उतरे, बीडी क्रॉस उतरता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन क्रॉस उतरता है, तो जहां वो उतरे उस साइड के हिसाब से बैलेंस लिखते हैं और बैलेंस बीडी क्रेडिट में उतरेगा। इसीलिए तो पार्टनर्स की कैपिटल को हम लाइबिलिटीज साइड पर लिखते हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब देखो बहुत ही ध्यान से, हमने बैलेंस शीट बनानी है आफ्टर एडमिशन वाली। अब बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ लिखा जाएगा। आपको लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, हमने क्रेडिटर्स लिख दिए। जो क्लेम फॉर डैमेजेस था, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अब उसको हमने रिकॉर्ड कर लिया। मैंने बोला क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जब रिकॉर्ड कर ली है तो उसे लाइबिलिटीज में लिख दो। इसलिए जो क्लेम फॉर डैमेजेस रिवैल्यूएशन की डेबिट में लिखे गए थे 20,000 के, वो अब लाइबिलिटीज में भी साथ में लिखे जाएंगे। जो नए बैलेंसेस कैपिटल के आए हैं वो भी एज इट इज लिख दिए जाएंगे, एक्स, वाई और जेड के रिस्पेक्टिवली। एसेट साइड पर हम डेटर्स लिखेंगे। स्टॉक चेंज्ड वैल्यूज, अब याद रखना चेंज्ड वैल्यूज, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको प्लस माइनस कर कर दिखाया था, लेकिन यहाँ पर जो जितना जिसका चेंज आ रहा है मैं वही लिख रही हूँ। तो डेटर्स लिख दिए, स्टॉक में जो चेंज आया स्टॉक लेस कर कर लिख दिया। बिल्कुल इसी तरीके से बिल्डिंग भी मैंने लिख दी, और ध्यान दो मैंने कैश भी लिखा है, लेकिन कैश में याद रखना मैंने क्या किया है, मैंने जो Z कैपिटल लेकर आया और प्रीमियम का हिस्सा लेकर आया। कैपिटल थी उसकी 3 लाख और प्रीमियम था 1 लाख। तो ये देखो कैपिटल थी उसकी 3 लाख और प्रीमियम था उसका 1 लाख, तो 3 लाख और 1 लाख दोनों को टोटल किया तो 4 लाख का कैश हमारे पास आया था, जो 2,40,000 में ऐड कर कर 6,40,000 लिखा जाएगा। आपके लिए वर्किंग नोट्स की फॉर्म में ये 2 एंट्रीज जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के टाइम पर होती हैं, मेनली उसकी हिस्से की कैपिटल और गुडविल को लेकर आना और गुडविल को बांटने वाली, वो 2 जर्नल एंट्रीज मैंने वर्किंग नोट्स की फॉर्म में यहाँ लिखी हैं। आप अगर चाहो तो वर्किंग नोट्स की फॉर्म में वो जनरल रिजर्व की डिवीजन वाली एंट्री भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारी बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन वाली तैयार हो जाएगी, न्यू फर्म की बैलेंस शीट तैयार हो जाएगी। और फिर से आप देख सकते हो कि इस बार भी हमारी बैलेंस शीट का टोटल लायबिलिटी साइड का टोटल एसेट साइड के टोटल के बराबर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको अकाउंट्स का अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को, लाइक कीजिए वीडियोस को, डू कमेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो एंड हैव अ नाइस डे।